शुरू करने से पहले हम लोग सरस्वती माता का एक मंत्र से प्रारंभ करते हैं, है ना। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। हे सरस्वती महाभागे विद्यो कमल लोचने विद्या रूपे विशाल लाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि हम लोग माता सरस्वती को कह रहे हैं कि हे महान, है ना, हे महान नेत्रों वाली, है ना, जिसका नेत्र कमल के समान है ना, जो विद्या की देवी है, विद्या रूपे विशाल लाक्षी, विशाल है ना, ऐसे माता सरस्वती को हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमें विद्या दो। विद्याम देहि का मतलब क्या होता है? विद्या दो। और इसके लिए हम आपको बार बार नमोस्तुते का मतलब होता है प्रणाम करते हैं। नहीं तो माता सरस्वती से हम लोग क्या आग्रह कर रहे हैं कि हे सरस्वती माता, है ना, हमें विशाल लाक्षी, इनका नाम देखिए, है ना, अलग अलग शब्दों से हम लोग इनको हम लोग सुसज्जित कर रहे हैं। हे सरस्वती महाभागे, इसका मतलब होता है महान भाग्य वाली, है ना। हे सरस्वती महान भाग्य वाली विद्यो कमल लोचने, विद्यो कमल लोचने, इसका मतलब है कि विद्या की देवी, है ना, कमल के समान नयन वाली, कमल लोचने, कमल के समान नयन वाली, विद्या रूपे, विद्या की फिर से देवी, विशाल लाक्षी, विशाल लाक्षी का मतलब हो जा रहा है विशाल, है ना, विशाल लाक्षी मतलब हो गया इनका आचरण या इनका पद, ये कैसा है? विशाल है ना। ये इनके नामों को हम लोग थोड़ा बड़ा कर रहे हैं और फिर हम लोग कह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विद्याम देहि, विद्या दीजिए, और नमोस्तुते, हम आपको बार बार क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। यहां जो आपका कथा मिल रहा है तृतीय पाठा में, यह आलस्य कथा है। ऊपर में आपको ब्लैक कलर में कहीं पे दिखाई पड़ रहा होगा, फ्रंट पे ही, उसको मिलाइए। क्या कहता है वो, है ना, आपको लिखा हुआ भी यहां पे दिख जाएगा। तो यहां लिखा है अयम पाठ, मिल रहा है आप सबको? मिलाइए, किताब मिलाइए। लिखता है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामस्य अंश विशेषो वर्तते। मिल रहा है? अयम पाठ मतलब यह जो पाठ है विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथस्य, उनका जो एक कथाओं का ग्रंथ है, कथा ग्रंथस्य, कथाओं का क्या है? ग्रंथ है। और कौन सा वो ग्रंथ है? पुरुष परिच्छेति नाम कस्य, पुरुष परीक्षा नाम का, पुरुष परीक्षा नाम का क्या है? इनका एक ग्रंथ है। और उसी ग्रंथ का एक अंश विशेष जो है यहां पर उपस्थित है, अंश विशेषो वर्तते। समझ आ रहा है बात? तो कौन सा ग्रंथ से ये संकलित है आलस्य कथा? पुरुष परिच्छेति नाम, है ना, इसका मतलब पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से ये जो हमारा चैप्टर्स है वो निकाला गया है। कौन है इसके रचनाकार? कौन है रचनाकार? कौन है? विद्यापति। आपको ध्यान रखना होगा कि आलस्य कथा का रचनाकार कौन है? आलस्य कथा का रचनाकार कौन है? तो कौन होंगे बताओ? विद्यापति आलस्य कथा के रचनाकार हैं। और इसके साथ साथ ही आलस्य कथा नाम का जो हमारा यहाँ पे कहानी लाया गया है, ये कहां से संकलित है? ये कहां से संकलित है? पुरुष परीक्षा नाम, है ना, पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ का, है ना, खाली पुरुष परीक्षा बोलेंगे। पुरुष परीक्षा नाम का क्या है बताओ? ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ से ये कविता ये कहानी लिया गया है। इतनी बातें समझ में आया? उसी का यह अंश विशेष है। आगे कहता है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। क्या मतलब है इसका? कहता है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, ये जो किताब है पुरुष परीक्षा नाम, ध्यान रखो, बातचीत बिल्कुल नहीं, संस्कृत के दौरान तो और नहीं। पुरुष परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है, पुरुष परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? कौन सी भाषा से? किस भाषा के ये बनाया गया है? तो संस्कृत भाषा। कौन सा?
संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि विद्यापति जो हमारे रचनाकार हैं इस ग्रंथ का, वो संस्कृत के अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति होंगे। होंगे नहीं होंगे, है ना, विद्वान होंगे, तभी तो किताब लिखा। आगे क्या कहता है, मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। कहता है इस किताब में, इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। कौन सा मानव का गुण, कौन सा गुण, यहां गुण नहीं अवगुण का भी बात किया गया है। दोषानाम कह रहा है कई प्रकार के दोष का यहां पे वर्णन किया गया है। च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और इसका निराकरण कैसे करेंगे उसका भी ज्ञान हमको इसमें मिलेगा। व्यक्ति के कौन कौन से गुण होते हैं, व्यक्ति के कौन कौन से अवगुण होते हैं, इस गुण और अवगुण का यहां वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ उसका निराकरण भी किया गया है ना, यानी कि वो ठीक कैसे होंगे। व्यक्ति में कौन सा वो अवगुण है जो व्यक्ति को, है ना, खोखला कर देता है, कमजोर कर देता है, बेकार कर देता है ना। यदि कोई किताब, यदि कोई ग्रंथ, संसार में यदि कोई भाषा, संसार में यदि कोई ऐसा चीज हो जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, तो वो हमारा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। संस्कृत सभी भाषाओं का जननी ही नहीं, बल्कि संस्कृत एक जीवन का क्या है, आधार है। जीवन जीना भी सिखाता है ये। इस किताब में, इस ग्रंथ में मानव के गुण का भी वर्णन है, मानव के अवगुण का भी वर्णन है, और मानव के अवगुणों का निराकरण का भी वर्णन है। क्या इतनी बातें समझ आ रहा है? अगला लाइन क्या कहता है, किताब जरूर मिलाइए, जिनके पास नहीं है खरीद लीजिए। कहता है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो कवि हैं, ये मैथिली के लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा लेखक या राइटर या कवि हैं जो मैथिली के क्या हैं, मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं, तो उत्तर क्या होगा बताओ, विद्यापति। तो नोटेड पॉइंट है ये कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि, लोकप्रिय कवि, है ना। देखो बाबू, लोकप्रिय बनना एक अलग चीज रहता है अपने आप में। पढ़ा हुआ व्यक्ति आपको समाज का हर व्यक्ति मिलेगा। आजकल आधुनिक समय में शिक्षा स्तर जो है हर जगह पे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी अगर कोई लोकप्रिय हमें मिले तो ये बहुत बड़ी बात होता है। नहीं, जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन उनको समाज का कोई गुण नहीं है, सामाजिक गुण नहीं है, है ना, वो प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं। कई सारे IAS ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी केवल अपने कामों पर ध्यान रखते हैं, प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं। पूरे भारतवर्ष में कई सारे अधिकारी होंगे, है ना, लेकिन उन सारे अधिकारियों का चर्चा पूरे देश भर में नहीं रहता है। किनका रहता है? जो थोड़ा सामाजिक चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। नहीं, वो उसमें उन सारे अधिकारियों में कोई बड़ा लोकप्रिय हो जाते हैं जिनका हम लोग नाम जानते हैं। नहीं, लोकप्रिय और किसको कहते हैं बताओ? लोकनायक भी थे ना एक व्यक्ति हमारे यहां, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिहार की धरती से ये लोक जन नायक थे। तो लोकप्रिय का मतलब क्या हो गया बताओ? लोगों में प्रिय हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना। प्रसिद्ध और लोकप्रिय दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन यहां पे हम जोड़ के दिखा रहे हैं। प्रसिद्ध और लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों के द्वारा क्या है, पसंद किया जाता है इनको। और ये लोकप्रिय कवि मैथिली के कौन है बताओ? विद्यापति है भाई, विद्यापति, है ना। आगे कहते हैं क्या यहां पे कि अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिरासित इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। कहते हैं कि इन्होंने एक नहीं कई सारे ग्रंथों का रचना किया है ना, कई सारे ग्रंथों का क्या किया है, रचना किया है, और इसमें इनका संस्कृत विषय में बहुत ज्यादा विशिष्ट महत्व दिया इन्होंने। प्रस्तुते पाठे आलस्य नाम कस्या दोषस्या निरूपणे व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते। यहाँ जो कहानी, यहाँ जो निकाला गया
आलस्य कथा है, ये क्या है, मानव का एक क्या है, मानव का एक दोष है। मानव क्या क्या है, एक दोष है। तो हम लोग कौन सा दोष के बारे में, कौन सा दोष के बारे में यहां पढ़ेंगे, आलस्य। कौन सा, और आज याफी लोग की कहानी है आलस्य। छात्र सबसे ज्यादा आलसी होता जा रहा है। नहीं, छात्र का वो 5 गुण तो भूल ही गया लोग, बको ध्यानम काग्र चेष्टा, यही था ना, ये भूल गए। बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, और क्या, कौआ जैसा क्या होना चाहिए तुम्हारा, हाँ, देखने का वो दृष्टि होना चाहिए, है ना, काग्र चेष्टा, सोचने जैसा हो। और फिर पता नहीं आगे क्या है, आलस्य त्यागो कुछ कुछ है आगे में 5 उसमें बातें करा गया है। तो यहां जो जिस दोष का हम लोग वर्णन कर रहे हैं वो दोष कौन सा है, और ये बड़ा खराब दोष है जी। और इसको जो है व्यंग्यात्मक तरीके से यहां प्रस्तुत किया गया है, व्यंग कसा गया है, तंज कसा गया है। तो आपसे यह भी पूछेगा कि निम्न में से कौन व्यंग्यात्मक कथा है, निम्न में से कौन व्यंग्यात्मक कथा है, तो उत्तर क्या होने वाला है, आलस्य कथा। ये व्यंग्यात्मक कथा है, तंज कसा गया है। इसमें क्या क्या कसा गया है, तंज, है ना। तंज समझते हो, तंज का मतलब होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो व्यक्ति उसको ऐसा बोलेगा कि आप अपने समझ जाइएगा, सही दृष्टि में वो बोलेगा, वो पॉजिटिव बोलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि तंज कसा जा रहा है। ये क्या कसा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है। आगे कहता है, नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार जो लोग हैं आलस्य को क्या मानते हैं, आलस्य को मानते हैं सबसे बड़ा दुश्मन। आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आलस्य है। आलसी बन जाइएगा तो दिक्कत है, आलसियों का कोई उपाय नहीं। और आपको पहले से बार बार समझाते आ रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो पढ़ लिख करके भी बेवकूफी कर रहा है उसको नहीं समझाया जा सकता है ना। आगे क्या यहां पे लिखा है, नीचे नेक्स्ट लाइन में देखो। अब हम लोग कुछ इसके चर्चा करते हैं इस पे। कहता है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। कहता है कि मिथिला का एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम वीरेश्वर है। मिथिला में हम लोग कवि को भी देख लिए और मिथिला में मंत्री को भी देख लिए। मंत्री का क्या नाम है बताओ, मंत्री का नाम है वीरेश्वर। ये मिथिला बड़ा प्रसिद्ध जगह है जी, बहुत फेमस जगह है। कहां का है ये मालूम है आपको, बिहार का ही उत्तरी बिहार का इलाका, उत्तरी बिहार का इलाका मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। उधर मधुबनी का इलाका, सुपौल का इलाका ना, कौन कौन सा, मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर, ये सारा इलाका जो है क्या कहलाता है, मिथिलांचल। मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। इसी मिथिला में क्यों प्रसिद्ध है ये बताओ, क्यों प्रसिद्ध है, इसी जगह का राजा थे जनक, महाराज जनक, और उनकी पुत्री थी महारानी सीता, जिनका विवाह अयोध्या के महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र ना भगवान राम के साथ निर्धारित हुआ था, और हुए भी आगे चलकर। तो इसी वजह से ये इलाका काफी क्या है, प्रसिद्ध है। ये तो बात कर लिया हम वैदिक काल का, है ना, त्रेता युग का बात कर लिए। आधुनिक युग में भी ये मिथिला प्रसिद्ध है। और किस मामले में प्रसिद्ध है, मिथिला पेंटिंग के मामले में। कौन सा, पेंटिंग के मामले में, न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व भर में ये क्या है, प्रसिद्ध है। नहीं, वहां की इस बार जो महिला है एक मिथिला की दुलारी देवी, बड़ा फेमस हुई है वो। जब भारत का बजट पेश हो रहा था, बजट समझते हैं, बजट, गवर्नमेंट जब पैसा देता है विकास करने के लिए, 1 फरवरी को लॉन्च किया जाता है कि इतना पैसा देश में इस साल 25-26 में हम लोग खर्च करेंगे। नहीं, तो वित्त मंत्री को वो साड़ी गिफ्ट करी थी, लाल कलर की साड़ी, बिहार से ही, है ना, और वो मिथिला का उस पर पेंटिंग था। और हमारे वित्त मंत्री जो हैं वही साड़ी पहन करके वो बजट क्या किए थे, पेश किए थे, जिससे दुनिया को पता चला कि भारत में ये पेंटिंग के मामले में मधुबनी क्या है, बड़ा एवन जगह है। तो मिथिला बड़ा फेमस है। वहीं से एक मंत्री आ रहे हैं जिनका नाम क्या है,
वीरेश्वर कहता स सद्वाब्द दानशील करुणाश्च सर्वेभ्यो दुर्गत्यभ्यो नाश्च प्रयस्तमिच्छाम भोजनम दाप्यति तन मध्यालस्यो बस्ते दाप्यति। कह रहा है कि वीरेश्वर जो मंत्री है ना, ये स्वभाव से बड़ा क्या है? दानशील है। स्वभाव से बड़ा क्या है? दानशील है। मतलब बहुत ज्यादा दान करते हैं। किसको दान करते हैं? जो दुर्गति से युक्त है ना, जिसको बड़ी समस्या है, जो खाने के लिए तरस रहे हैं, गरीबी में उलझे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये क्या करते हैं? दान देते हैं। न केवल दान देते हैं बल्कि उसको भोजन भी कराते हैं, वस्त्र भी देते हैं। नहीं, और इनका एक और बात है, ये आलसियों को भोजन देते हैं। आलसियों को, इनका कहना था जितना आलसी लोग हैं हमारे समाज में, सब आलसी के लिए हमारे यहाँ क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। नीचे एक मंत्र संकलित है, वहीं पर देखो, कहता है निर्गतीनाम च सर्वेशा मलस प्रथमो मता। कहता है निर्गति व्यक्तियों में से, जिसका दुर्गति हो चुका है, जो एकदम से गरीबी अवस्था में है, जो एकदम से आलस्य से भरे हुए हैं, इन आलसियों में से सबसे बड़का आलसी को यहां लाओ, सबसे बड़ा आलसी को निकाल के लाओ। कहता है किंचिन क्षमते करतु जठार नापी वही ना। कहता है कि ऐसा आलसी को पकड़ के लाओ जिसके पास कुछ भी करने का क्षमता नहीं है। आलसी होने के वजह से वो क्या हो गया है? आलसी होने के वजह से वो क्षमताहीन हो गया है, क्षमता नहीं है उसके पास, और आग लगा हुआ है पेट में एकदम भूख का, और उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहा है। तो आप समझिए कि सबसे क्या है? आलसी व्यक्ति है ना। भूख लगा हुआ है जी, भूखा व्यक्ति अगर है तो काम करेगा ना कुछ खाने के लिए। आलसी का मतलब क्या होता है? पड़ल रहेगा दिन भर, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, जैसे तुम लोग हो, एकदम बेड को एकदम छोड़ नहीं रहा है, एकदम पड़ल है, एकदम उंगड़ाइल है उस पे। इस तरीके का सिचुएशन है। 24 घंटा में किताब कॉपी जो यहाँ लेकर के आए हैं, से एकदम सीधा कल्ले खुलेगा यहाँ आकर के, एकदम ताखा में उसको सरिया दिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे हम लोग? आलसी ही तो कहेंगे। वीरेश्वर भी कह रहे हैं कि ऐसे आलसी को लाया जाए, है ना, जिसका जठराग्नि बड़ा तेज हो गया है, पेट में एकदम भूख के आग लगे हुए हैं, और उसके बावजूद भी वो पड़ा हुआ है, बेड संभाले हुए है। काहे भाई? कि कोई ऐसा महान धर्मात्मा व्यक्ति तो हुए करेगा जो हमको भोजन देगा। ऐसे आलसियों का इसमें कथा है ना। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? तत्स्ला पुरुषाणाम तत्रेष्टालाभ्यम श्रुता वस्त्र वस्तुन्द्र परिमृजा वस्त्र वर्तुलिभु बहुवा यत। ऐसे को पकड़ के लाओ, है ना, जिसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, लाभ से वंचित है ना, उसको लाया जाए, उसको हम लोग सम्मानित करेंगे, उसको खूब कपड़ा लत्ता भोजन देंगे। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? आलसी होना चाहिए। आलसियों में भी सर्वश्रेष्ठ आलसी होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ। प्राण त्याग दे लेकिन उसका आलसपन न छूटे। ऐसे आलसियों को पकड़ो और उसी को जो है यहाँ पे दान देंगे, हम खूब वस्त्र देंगे। आलसियों को पकड़ने के लिए जो है महान व्यक्ति ने कुछ कार्यक्रम किए हैं। नीचे से पढ़िए, वो मंत्र के नीचे से लिखा हुआ है, पश्चात सालाम सुखम दृष्टवा धृतवा अपि कृत्रिम सालस्यम दार्शयित्वा भोजनम गृहंती। है ना, कह रहे हैं कि आलसी, एक तो आलसी है और एक धूर्त है ना। बात यह है कि वीरेश्वर नाम के मंत्री अपने पूरे इलाके में लोगों को क्या करवाते थे? भोजन। और इस भोजन में न केवल गरीब लोग आके भोजन कर रहे थे, बल्कि कुछ धूर्त लोग भी आके भोजन कर रहे थे। धूर्त समझते हो? बोलो, धूर्त का मतलब क्या होता है? आलसी लोग तो भोजन कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ कौन कर रहे थे? धूर्त लोग भी भोजन कर रहे थे। धूर्त का मतलब ना गरीब है ना आलसी है, सब कुछ है, लेकिन जब मिल ये रहा है तो लूट लेते हैं। ऐसा व्यक्ति को कहते हैं धूर्त। ऐसा व्यक्ति को धूर्त बोलते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री रोजगार, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इंदिरा आवास योजना आता, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हम लोगों को पैसा देता है गरीबों को घर बनाने के लिए, लेकिन आप देखिए उसमें गरीब ना धूर्त लोगों को मिल रहा है।
किसको मिल रहा है? धूर्त लोगों को। जो बिल्डिंग ठोके हुए हैं उसी को इंदिरा आवास मिल रहा है। बारे वाह भाई साहब, क्या है आप? धूर्त हैं। कैसे धूर्तों को गवर्नमेंट पहचानने के लिए कोई नियम तो निकालेगा ना। तो हमारे यहाँ का गवर्नमेंट एकदम से सोया हुआ है, ये धूर्त का पहचान नहीं कर पा रहा है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो हमको बोलिए, समाज में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं तुरंत से ऐसे धूर्त को पहचान लेंगे। नहीं, ये धूर्तों को बिरेश्वर जी पहचानने के लिए अपने लोगों को, अपने राज दरबारियों को, अपने मुख्य व्यक्तियों को ये आदेश देते हैं कि इसमें भोजन करने वाले लोगों में वास्तविक रूप से सब लोग आलसी ही है ना, गरीब ही है ना, कि कोई धूर्त भी है, ये पता करो। तो पता करने के लिए क्या होता है? पता करने के लिए होता है कि तदनंतर मलसायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तनि योगी पुरुष परामृष्टम। उसी में से एक योगी पुरुष था, है ना, जो ये बिरेश्वर को समझाते हैं, है ना, बिरेश्वर को समझाते हैं कि इसमें बहुत सारे धूर्त लोग भी क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं, और इसको पहचानने के लिए कुछ किया जाए। यद् क्षम बुद्धियो करुणा केवल मालस्य स्वामी वस्तुना दाप्यति कपटेनालस्यापि गृहन्ति इस्माकं प्रमाद यदि भवति तदला पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मा इति परामर्शे प्रसुप्तेषु आलस्याम तनि योगी पुरुषा बहिनम दाप्यत्वा निरूप्यासुम। कहता है इसके लिए एक परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, जिसमें ऐसे व्यक्तियों का क्या हो जाए? पहचान हो जाए। पूरे गांव में, मिथिला में इस बात की जानकारी दे देना चाहिए कि इतना तारीख से इतना जगह पर बिरेश्वर मंत्री के तरफ से भोजन एकदम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भोजन, वस्त्र सब दिया जाएगा। और जो आलसी होंगे, सबसे आलसी, है ना, उनको भी भोजन दिया जाएगा। वो पूरा रूम जो है उस तारीख को, पूरा कमरा घर क्या हो गया? भर गया कि हम आलसी, सब अपने आप को आलसी घोषित करके वो पूरा रूम क्या हो गया? एकदम से भर गया कि हम सारे लोग क्या हैं? आलसी हैं। कपड़ा, वस्त्र, पैसा प्राप्त करने के लिए सब धूर्त बन के वहां आ गए। हुआ क्या कि उसमें जो है, जब उस घर में पूरा व्यक्ति भर गया, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, उसमें आग लगा दिया गया। घर में क्या लगा दिया गया? इंतजाम किया हुआ था चारों तरफ से। जब व्यक्ति पूरा खचाखच भर गए तो क्या लगा दिया गया? आग लगा दिए गए। जैसे ही आग लगाया गया तो उसमें जितने धूर्त लोग थे फटाफट वहां से क्या हो गए? निकल गए। आग लगेगा तो भागेगा ना जी। लेकिन अगर आप आलसी में आए हैं, अगर आलसी के श्रेणी में आए हैं, तो आग लग जाए चाहे प्रलय आ जाए, हम हैं कौची? आलसी हैं। हमको क्या मतलब है? हम तो दूसरे के ऊपर जिंदा है कि कोई महान आदमी आवेगा घसीटवे करेगा हमको। हम हैं क्या? आलसी हैं। तो उसमें जो धूर्त लोग थे वो सब क्या हो गए? सारे धूर्त वहां से निकल गए। और उसके बाद पश्चात स्लापी पलायिता, है ना, सारे लोग, बहुत सारे दल जो है उसका धूर्त का भाग गया। चतवार पुरुषा सत्रैव सुप्ता परस पर मालपंती। लेकिन ओकरा में से 4 गो जो व्यक्ति जो था वो सोए हुए अवस्था में मिला। आग लग गए, पूरा रूम खाली हो गया है। आग एकदम से जल के गिर रहा है, लेकिन 4 आदमी उसमें एकदम हिल नहीं रहा है। 4 आदमी उस रूम में एकदम पड़ा हुआ है। और परस्पर जो है वहां पे क्या कह रहा है? परस्पर मालपंती, है ना, वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। परस्पर एकदम वहां टिक सा गया है। आगे कहता है एकेन वस्त्रावृत मुखेन तम अहो कथमयम कोलाहलम। ओकरा में से पहिलका जो आदमी था वो कहता कौची है कि अरे कौन है जो इतना हल्ला मचा रहा है, कोलाहल मचा रहा है? बताइए, पूरा मिथिला जान गया कि आग लगा हुआ है, लेकिन इस छुछुंदर को पता तक नहीं है कि आग लगा है। सोची क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि का प्रथम व्यक्ति का कथम क्या है ना? तो क्या था? अहो कथमयम कोलाहल। किस बात का, किस चीज के लिए इतना हल्ला हो रहा है, कोलाहल हो रहा है? दूसरा का क्या कहता है, जरा सुनिए।
कहता है द्वितेनेक्तम, दूसरा का कहता है कि तर्क से यदमिशन गृहे अग्नि लहर तक कहा जाता है। ऐसा सुने में आ रहा है कि हमने जहां पड़ल है वहां का तो आग लगा है। हाँ, ये दूसरा का व्यक्ति कह रहा है। तो दूसरा का व्यक्ति का यहां से कथन याद कर लीजिएगा। प्रथम व्यक्ति क्या कह रहा है मालूम है? प्रथम व्यक्ति कहता है कि किस बात का कोलाहल है, दूसरा का कहता है सुने में आ रहा है कि आग लगा है। कितना बड़ा आलसी है जी, आग के लपेटा एकदम आसपास में उसका पहुंचा हुआ है, लेकिन जले ना देगा क्योंकि वहां आदमी क्या है, फिट है। आलसियों का पहचान करना था। तीसरा का जरा सुनो का कहता। तीसरा का कहता है को अपी तथा धार्मिको नास्ति है या ईरानी जला द्रव्य शिव कटैव श्राम प्रांत। कह रहा है कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है, धरती पर कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं बचा है जो जल में कपड़ा भिंगा के हमली के दहिया पर फेंके। कोई धर्मात्मा ऐसा नहीं बचा है, कोई ऐसा वीरात्मा नहीं बचा है। एकदम धर्म पृथ्वी से लुप्त हो चुका है। क्या तीसरा का क्या कह रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं बचा है जो पानी में मोटा कपड़ा भिंगा के सूती है या बोरे हम लोग के देह पर ऊपरे से उड़ावे, बार बार तनी ठंडा का अनुभूति होगा। ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ये किसका वाक्य है बताओ? ये तीसरा का व्यक्ति का। चौथक्का का सुनो क्या कहता है ये खचरा। कहता है चतुर्थ नोक्तम। चौथा व्यक्ति का क्या बात है? कहता है कति वाचनानी वक्तुम सुतंथु तुष्णिकंतम न तिसते। इतना क्या बकता है तुम लोग, नींद आ रहा है, इतना हल्ला किए जा रहे हो, नींद में खलल डाल रहे हो तुम सब, नहीं सुना है तो निकलो यहां से। बताइए, ये चौथा आदमी का कहना है। तो पहला क्या कहा समझ गए? पहला क्या कहा, दूसरा क्या कहा, तीसरा क्या कहा, चौथा क्या कहा, है ना? तत्नापि तेषमेवं प्रस्पालकं सित्वा बहिनं च प्रवृद्ध मेषामुपरि पतिष्यन्ते दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वृद्ध भयेन चत्वारो प्लासः केशवा कृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिष्कृता। है ना? ये बात साबित हो जाता है कि पूरे मिथिला में 4 आदमी से ज्यादा कोई आलसी नहीं है। तब वो जो नियोगी पुरुष था, योगी पुरुष था, उन चारों का केस पकड़ के इसे घसता के बाहर निकालता है, तब जाकर के वो बाहर आता है। इतना आलसी था। तो ये 4 बचे सही आलसी, है ना? तो मेरा कहना ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। पॉजिटिव बात यही होगा ना। इससे पॉजिटिव बात इस कहानी का क्या निकल के आता है? पॉजिटिव बात इस कहानी का निकल करके आता है कि जो काम कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक 100% दीजिए, है ना? इस किताब में जैसे बताया कहानी में कि 4 आलसी था, खतरनाक आलसी था, अपने काम में 100% दिया। धूर्त मत बनिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो मजबूती से 100% दीजिए कि कुछ करना है हमको जीवन में। नहीं, जीवन में कुछ करना है, समाज कल्याण की काम करना है, माता पिता के लिए काम करना है, नहीं शिक्षकों का नाम रोशन करना है, और इन सब के साथ साथ हमारा नाम तो रोशन होगा ही होगा। समझ रहे हैं? तो आगे कहता है पश्चानोगलक्ष्य तनि योगी पठितव, और उसको बुलाया गया राजा के पास, है ना? और इसके बाद जो है उन चारों को खूब धन धान, है ना, वस्त्र कपड़ा लत्ता दे करके उन चारों को जो है यहां से विदा किया गया। नहीं तो वीरेश्वर क्या किए, कैसे किए, ये पूरी स्टोरी तो आपको आसानी से समझ आया होगा। नहीं, अब इसका नीचे कुछ प्रश्न है, कुछ शब्दार्थ है जो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। सारा प्रश्न इसमें आसानी से पूरा किया जा सकता है। समझ गए? ना पूरा होगा तो हम जो है आपको अगले कक्षा में इसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है?